नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। और बड़ी खबर में आज बात करेंगे आज दिन भर की दो बड़ी अहम खबरों की। क्या मध्य प्रदेश में कहां गुत्थी उलझ गई है, जहां पर जो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब सीटों का, विभागों का बंटवारा जो है होना है, उसको लेकर उलझन पैदा हो गई है। और इसके साथ एक और बड़ी खबर पर भी हम बात करेंगे। राहुल गांधी ने जो वेंटिलेटर पर नया विवाद खड़ा कर दिया है, उसके बाद जो बयानबाजी हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर गुत्थी उलझ गई है। विभागों के आवंटन को लेकर फंसे पेंच को सुलझाने के लिए दिल्ली में 2 दिन से लगातार बैठकों में मंथन का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की है। पहले से वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से भी मिले और उसके बाद मध्य प्रदेश में जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से के साथ भी लंबी बैठक की। कोशिश ये भी जारी है कि विभागों के बंटवारे को लेकर अब किसी तरह का कोई असंतोष ना हो। बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों को सम्मानजनक विभाग मिले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक वाले मंत्रियों को भी वजनदार विभाग दिए जाएं। लगातार बैठकों की वजह से मुख्यमंत्रियों का भोपाल लौटने का कार्यक्रम भी 2 बार बदला गया। वहीं 2 दिन चले मंथन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली लौट आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस पर और काम करूंगा। हालांकि अब माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्रियों को वजनदार विभाग बांटे जा सकते हैं। उधर विभाग बंटवारे को हो रही है उसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सौदे से सरकार बनी है और सौदे से मंत्रिमंडल जो है वो बन रहा है, सौदे से विभाग बांटे जाएंगे। ये प्रदेश का हाल है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार का मामला जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद उलझा हुआ था, उसी तरह मंत्रियों के बीच विभाग के बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने का काम हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बंटवारे के बाद विभाग किसको क्या मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद गुत्थी इसलिए उलझी हुई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई पेच तो नहीं फंसा रहे। और इसी मसले पर हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता युद्धनाथ सिंह तोमर जल्द ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाएंगे। उनसे संपर्क करने की कोशिश जारी है। इस तमाम मसले पर बात करेंगे। युद्धनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार भाइयों, आप सबको। सर, जिस तरह से गुत्थी उलझ गई है विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल के बाद जो विभाग बांटे जाने थे, क्या कहेंगे आप? मंत्रिमंडल की स्थिति ये हो गई है, एक अनार 100 बीमार। एक पद जो रहता है महत्वपूर्ण विभाग का, जैसे मान लो किसी को राजस्व मंत्रालय चाहिए तो उसके 10 दावेदार हैं इनके यहाँ। उसमें शिवराज सिंह जी का गुट अलग जी, सिंधिया जी का गुट अलग जी, और नरेंद्र सिंह जी का गुट अलग, नरोत्तम मिश्रा जी का गुट अलग, भार्गव जी का गुट अलग। कई गुटों में बट गई है भारतीय जनता पार्टी। सब छत्रप अपने अपने ताज को सुरक्षित रखना चाहते हैं और जनमानस का शोषण करना चाहते हैं कि सारे अच्छे मलाईदार पद हमको मिल जाए। भ्रष्टाचार की गंगा में हम सब लोग नहाने लगे हैं, डरने लगे हैं, लूट खसोट मचाने जैसी उन्होंने पिछले 15 सालों में मचाई थी। उसी से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने हटाया था और कमलनाथ जी की सरकार को बनाया था। लेकिन स्तंभ गद्दार, धोखेबाज सिंधिया जैसे लोग और उनके साथियों ने जनमानस की सरकार गिरा दी। इसलिए जो स्थिति बनी है कि आज कोरोना का संकट है, मध्य प्रदेश उससे जूझ रहा है, देश जूझ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता की सरकार की चाशनी में डूबी हुई है। उसको जनता के हितों की चिंता नहीं है, उसको इसकी चिंता है। मंत्रिमंडल जो कल कह रहे थे ना कि हम आज बना देंगे, कल भी नहीं बना पाएंगे उसका विस्तार की। उसको एक विभाग दे दिया गया, इसको दे दिया गया, तो इसको बड़ी गुत्थियां उलझी हुई हैं। अभी साहब 20 तारीख से तो जुलाई के विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, तो आप इस पे गुटबाजी का इल्जाम लगा रहे हैं। तो गुटबाजी अगर थी भाजपा के बीच, फिर कांग्रेस के नेता क्यों छोड़ के गए? ये भी तो बड़ा सवाल है। कांग्रेस के नेता गुटबाजी में नहीं छोड़ के गए भैया। कांग्रेस के नेता तो गद्दारी करके गए।
जी देश की जनता, वो प्रदेश की जनता के साथ धोखा देके कि जी जिसके उनमें ही गद्दारी हो, जो वफा जानता ही नहीं हो, जो कह रहा था कि मैं टाइगर हूँ, टाइगर आज भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। कमलनाथ जी ने कहा ना कि टाइगर है कि चूहा है कि हाथी है कि बिल्ली है, ये चुनाव में सामने आ जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के हित को रखने के लिए सिंधिया जी ने पार्टी के साथ धोखा किया। जो अपनी मात्र संस्था के साथ धोखा करता है उसका दीन ईमानहीन कुछ होता ही नहीं है। वही सिंधिया जी का है। उनकी बातें सुन लो, कल तक किसी को गाली दे रहे थे, उसके लिए बुरा बोल रहे थे, आज उसी के साथ बैठे हैं, उसी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो इससे ही अंदाजा लग सकता है कि सिंधिया जी और उनके समर्थक किसके लिए गए उसमें। यदि उनको जनसेवा के लिए जाना था तो कोई मंत्रिमंडल में कौन सा पद मिल रहा है, उसके लिए इतनी लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी। जनसेवा तो कैसे भी की जा सकती है, जिस विभाग में जाते उस विभाग से ही जनता की सेवा होती। शिवराज सिंह जी का और सिंधिया जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश की जनता को कैसे लूटा जाए, उसके लिए ने गठजोड़ किया और ये सरकार बनाई है। अच्छा युवनाथ जी, जिस तरह से 15 साल बाद सरकार सत्ता में आई कांग्रेस की, फिर कुछ महीने ही टिक पाई, तो ऐसे में अब उपचुनाव की तैयारी भी शंखनाद कर दिया है कमलनाथ जी ने, तो कैसे देखेंगे? अब क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? हमारी 24 की 24 सीटें आएंगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि बिकाऊ माल की हमको जरूरत नहीं है। जनता ने कह दी है कि बिकाऊ माल नहीं चलेगा, अब टिकाऊ माल चलेगा। कमलनाथ जी ने जो किया, जो कमलनाथ जी के जो निर्णय है, कमलनाथ जी भी पैसे धर भर से सरकार बना सकते थे, लेकिन कांग्रेस की हमेशा एक नीति रही है, एक विचारधारा रही है। कांग्रेस एक विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, सत्ता की भूख नहीं रहती कांग्रेस को। यदि सत्ता की भूख रह रही होती तो 1989 में जब भारतीय जनता पार्टी जनता दल की एक मिलीजुली सरकार बीपी सिंह की बनी थी, उस समय राजीव गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें थी और हम सरकार बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाई थी। अच्छा युद्धनाथ जी, विपक्ष में बैठने के लिए दिया था। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कई बार हुआ। हम कभी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, हम सैद्धांतिक और मूल्यों की राजनीति करते हैं और जनसेवा की राजनीति करते हैं, जन भावनाओं की राजनीति करते हैं। उमर साहब, एक और बड़ा सवाल है कि कांग्रेस कह रही है कि जो कैबिनेट के मंत्री बनाए गए हैं वो असंवैधानिक हैं, तो उसको लेके भी जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाएगा। देखो क्या है जी, हमारे जो विधि सम्मत लोग हैं, जो लोग कानून के जानकार हैं, विधानसभा के संविधान के जानकार हैं, तो आप भी जानते हो कि मंत्रिमंडल में 15% से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए थे। इस समय 206 का विधानमंडल था, इनको 206 विधायकों में से ही 15% के आधार से बनाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नियम कानून कहाँ मानती है। झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, ये उनका मूल धर्म है, उसी धर्म के तहत वो काम करते हैं। युवनाथ जी, रोकूंगा आपको, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। उमेश शर्मा भाजपा से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी नमस्कार। अच्छा, भाजपा के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गुत्थी उलझी गई है। कांग्रेस के युवराज सिंह तोमर कह रहे हैं कि एक अनार सोम बीमार और गुटबाजी चल रही है, इसलिए जो विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं मित्र को कहना चाहता हूं कि उनको चिंता करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है जी। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने लगभग सारा काम कर दिया है, आखिरी वर्कआउट चल रहा है और 1-2 दिन में मुझे लग रहा है कि मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाएगा जी। और कांग्रेस इस बारे में क्या प्रतिक्रिया करते हैं, इस बारे में हमारी चिंता का विषय नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ध्यान केंद्रित है वो उपचुनाव को लेकर है, और चूंकि उपचुनाव इस समय हमारा पूरा ध्यान उपचुनाव पर केंद्रित है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो या मुख्यमंत्री हैं या विधायकगण हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं और मुख्यमंत्री जी की निरंतर वर्चुअल मीटिंगें चल रही हैं। प्रतिदिन वो कोई ना कोई एक विधानसभा के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं और इस व्यस्तता के चलते स्वाभाविक रूप से है कि हमको नहीं लगता है कि विभागों का जो बंटवारा है उसमें किसी प्रकार की खींचतान के चलते उसको लंबित किया जा रहा है जी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तता है और उन्होंने आज कहा स्पष्ट रूप से कि वो 1 दिन का और वर्कआउट कर रहे हैं
और चूंकि बड़ा विषय है तो व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए और इसमें मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के मित्रों को कोई अधीरता नहीं रखना चाहिए। अगर किसी मंत्री को विभाग बटेगा भी, किस मंत्री को क्या विभाग प्राप्त होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को प्राप्त होना है। कांग्रेस के मित्रों का तो इसमें कोई लाभ हानि का विषय है नहीं। कांग्रेस के मित्र तो जबरदस्ती में दुबले और दो अषाढ़ हुए जा रहे हैं, इसलिए उनको कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा है कि संभवतः कल शाम तक सारी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी और सभी विभाग के जो विभाग है वो मंत्रियों के बीच में वितरित कर दिए जाएंगे। युद्धनाथ जी क्या कहेंगे, विभागों के बंटवारे में हो रही देरी क्या कांग्रेस को चिंता है या नहीं, क्या कहेंगे? उमेश शर्मा जी आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं भैया, हम बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। हम तो प्रदेश के जनमानस की चिंता करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई उमेश जी ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है कि हम बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं और वो बहुत सही कह रहे हैं कि उनको चुनाव की चिंता है, कोरोना की चिंता मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं है। न कोरोना पीड़ितों की चिंता है, वर्चुअल रैली करने के लिए उन पर समय है। कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए उनके लिए पास न समय है, न समझ दे पा रहे हैं। इस देश की स्थिति आती है क्या जाए, हम विश्व 30 नंबर पर पहुंच गए, मध्य प्रदेश भी 15 में शामिल है जी। इसलिए रोज कोरोना के पीड़ित बढ़ रहे हैं, ग्वालियर में बढ़ रहे हैं, भिंड में बढ़ रहे हैं, मुरैना में बढ़ रहे हैं, शिवपुरी में बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? दिल्ली में जाके लोगों के पास, बड़े नेताओं के पास जाने के लिए समय है, लेकिन अपने जनमानस के लिए जिस जनता के वो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के दौरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भाई मंत्रिमंडल उनको बनाना है जो उनका अधिकार है। किसको क्या कांग्रेस के मित्रों की कठिनाई ये है कि इनके पास खरीदने का बात अलग होता है और बेचने का बात अलग होता है जी, है ना। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आज बदनावर विधानसभा के दौरे पर थे और बदनावर विधानसभा में कोरोना की इतनी चिंता मेरे विद्वान मित्र कर रहे हैं। बदनावर के दौरे के दौरान जब मुख्यमंत्री जी थे वहां पर एक के ऊपर एक। युद्धनाथ जी मैं उमेश जी से सवाल ले लूं, जो ग्वालियर चंबल को संभाग का क्षेत्र है वहां पे कहा जाता है कि 16 जो समर्थक हैं, जो 16 हलके हैं, वहां पे सिंधिया की ज्यादा बोलबानी है और एक विधायक का निधन हो चुका है जो 17 हलके यहां पे आते हैं। तो ऐसे में आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आप भी 24 सीटें जीतने का दावा करते हैं उमेश शर्मा जी? हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी 24 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और न केवल विजय प्राप्त करेगी, बड़े अंतरों के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से काफी कुछ तैयारियां कर ली है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है इस समय प्रण प्राण से अपनी जनता जनार्दन के बीच अपनी सक्रियता को बनाए हुए है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 24 सीटों के ऊपर प्रचंड बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेगी। यानी दोनों पार्टियां 24 सीटें जीत जाएंगे तो इस हिसाब से तो 48 सीटें होगी। एक दो का फर्क नहीं कहीं कोई नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और हम लोग केवल अति आत्मविश्वास में भर के ये बात नहीं कर रहे हैं। हमारा आत्मविश्वास है भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की चुनावी तैयारियां हैं, जनता जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशियों के प्रति अपना स्नेह और प्यार का प्रदर्शन कर रही है, उसको देखते हुए हमारा जो आकलन है, हमको लगता है कि हम सारी सीटों पर 100% विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा उमेश जी, कब तक हो जाएगा फिर मंत्रिमंडल का विस्तार? मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है, मंत्रियों के विभागों का वितरण जो है, विभागों का बंटवारा कल तक हम लोग, मुझे लग रहा है कि मंत्रियों का विभाग स्वयं मुख्यमंत्री जी इस विषय में कह चुके हैं कि वो एक दिन का और वर्कआउट कर रहे हैं और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो मुझे लगता है कि विषय समाप्त हो जाना चाहिए और उन्होंने कहा है कि एक दिन का वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि कल संभवतः हमारे जितने माननीय मंत्रीगण हैं सभी के मध्य विभागों का वितरण हो जाएगा। चलो, यगुनाथ सिंह तोमर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे और उमेश शर्मा जी बहुत बहुत दोनों का अपनी प्रतिक्रिया रखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखते हैं कि कब तक विभागों का बंटवारा हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के नेता तो कह चुके हैं कि कल तक हो जाएगा विभागों का बंटवारा। जो मंत्रिमंडल विस्तार जो कई दिनों से हो चुका है उसको लेकर अब जो चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं वजनदार विभाग जो है वो अपने मंत्रियों को चाहते हैं जो कैबिनेट में उनके मंत्री हैं। तो देखने वाली बात होगी और इसी पे हम लोग जो बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी से, वो भी हमारे साथ जल्द ही फोन लाइन पे जुड़ेंगे। उनसे बात करने की भी कोशिश जारी है कि किस तरह से वो इस पूरे मसले को देखते हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे पर अभी तक अंकुश लगा हुआ है। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद।
आनंद जी, कैसे देखते हैं, क्यों ये देरी हो रही है विभागों के बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, उसके पीछे कोई छिपा कारण नहीं है। सबको पता है कि सिंधिया कांग्रेस से आए हैं और एक बड़ी संख्या में विधायकों को तोड़ करके वहां से आए हैं। अब उनके विधायकों को मंत्री पद तो मिल गया है, लेकिन उनका दबाव बनाना ये है कि वो अच्छे विभाग भी मिले, जो राज्य मंत्री बनाए जाएं उनको स्वतंत्र प्रभार मिले। ये सब आज की राजनीति का एक हिस्सा हो गया है और भाजपा नेतृत्व शिवराज को थोड़ा सा थामे रखना चाहता है कि आगे आने वाले जो उपचुनाव हैं उसमें कहीं कोई बाधा उत्पन्न न हो उनको जीतने में। इसकी वजह से ये सारी माथापच्ची चल रही है। ये मुख्य देरी की वजह है, सिंधिया का मोल तोल करना, और ये एक बड़ा कारण है। चलो अनंत त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी बड़ी खबर में एक और बड़ी खबर है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में अब बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। पहले उन्होंने चीन के मसले पर सवाल खड़े किए और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत मिलने वाले वेंटिलेटर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब वेंटिलेटर बनाने वाली संस्था की ओर से राहुल गांधी को जवाब भी दिया गया है और सभी आरोपों को नकारा गया है। पीएम केयर्स फंड के तहत AGVA हेल्थ केयर वेंटिलेटर बना रही है। इसको जो फाउंडर हैं प्रोफेसर दिवाकर वैस, उन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो निराधार हैं। क्वालिटी के आधार पर उनका वेंटिलेटर पर हर मानक पर खरा उतरता है। प्रोफेसर दिवाकर ने यह भी कहा है कि हमारे वेंटिलेटर करीब 5 से 10 गुना तक सस्ते हैं। एक वेंटिलेटर की कीमत 10 से 15 लाख तक होती है, लेकिन हमारे वेंटिलेटर की कीमत 1.5 लाख रुपए रखी गई है। इन प्रोडक्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का जाल काम करता है। क्या वो लोग स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा नहीं देते? दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को ट्वीट किया था और इसके जरिए राहुल गांधी ने सरकार पर लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया था। राहुल ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा था कि पीएम केयर्स की अपारदर्शिता के कारण ही देश की जनता के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है और लोगों के पैसे का इस्तेमाल घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदने में किया जा रहा है। और इस मसले पर हम लोग भाजपा से भी कुछ सवाल करेंगे कि राहुल गांधी जो इल्जाम लगा रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है। कांग्रेस के नेता का भी इस पर जवाब लेंगे। तो राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाया है प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत मिलने वाले वेंटिलेटर को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो इस पर हम जल्द ही कांग्रेस नेता से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो इसके फाउंडर हैं AGVA हेल्थ केयर वेंटिलेटर जो बना रही है कंपनी, तो उसके जो फाउंडर हैं दिवाकर वैश, उन्होंने वेंटिलेटर को लेकर कहा है कि हमारे वेंटिलेटर मानक पर खरा उतरता है। प्रोफेसर दिवाकर का जिस तरह से बयान आया है और राहुल गांधी ने जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए सरकार के ऊपर फिर सवाल खड़े किए हैं, इन सवालों के साथ कहीं ना कहीं अब राजनीति पूरी तरह से शुरू हो गई है। राजनीति गर्मा गई है कि क्या देश की जनता जिसका स्वास्थ्य पहले ही महामारी के बाद बीच कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में अगर इस तरह के वेंटिलेटर आते हैं तो क्या उनका स्वास्थ्य के साथ धोखा नहीं है? और इन तमाम जिस तरह के ये सवाल खड़े हो रहे हैं, राजनीति इस पर कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है, भाजपा भी इस पर अपनी सफाई दे रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो अब सवाल
खड़ा किया है, तो कंपनी ने बोला है कि तकनीकी जानकारी राहुल गांधी को नहीं है। और कंपनी के को फाउंडर प्रोफेसर दिवाकर वैस ने जो जवाब दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी कोई डॉक्टर नहीं है। पीएम केयर्स के वेंटिलेटर पर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों को लेकर अब राजनीति पूरी चरम पर है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं, एजीवीए हेल्थ केयर जो कंपनी वेंटिलेटर बनाती है, उसने इन आरोपों को नकार दिया है। वेंटिलेटर को उन्होंने कहा है कि ये पूरे मानक पर खरा उतरते हैं और इन वेंटिलेटर की कीमत जो है वो 1.5 लाख रुपए तक रखी गई है, जिसकी इंटरनेशनल कंपनियां जो वेंटिलेटर बनाती हैं, जिनकी कीमत 10 से 15 लाख के बीच होती है। तो ऐसे में ये प्रोडक्ट स्वदेशी है और इसको लेकर भी जो कंपनी के को फाउंडर हैं प्रोफेसर दिवाकर वैस, उन्होंने कहा है कि स्वदेशी अपनाने वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात भी उन्होंने कही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने संबोधन में कह चुके हैं कि आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी अपनाएं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो केयर फंड हैं, उनके तहत मिलने वाले जो वेंटिलेटर हैं, उन पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी भारत चीन तनाव को लेकर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। इससे पहले किए गए उनके ट्वीट में भारत चीन तनाव को लेकर जिस तरह से सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन जिस तरह से अब कोरोना महामारी के बीच राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं, और सबसे पहले इस पे बीजेपी का पक्ष जानना चाहेंगे। अरविंद मित्तल, भाजपा के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। मित्तल साहब, राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत मिलने वाले वेंटिलेटर पर कि वो अच्छे नहीं हैं। क्या कहेंगे आप? अरे राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूं। राहुल गांधी जी तो कई तरह की बातें कहते हैं और राहुल गांधी जी का अपना अगर आप रिकॉर्ड देखें, चिट्ठा देखें, तो उसमें सब कुछ खाली पेज है, कुछ भी नहीं है जी। अभी जो रक्षा मंत्रालय के संबंध में अभी भी इन्होंने बातें कही, चीन के संबंध में और भी बातें कही जी। अभी सारी बात सामने आई कि वो रक्षा मंत्रालय की जो कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके मेंबर है वो जी, और उसकी एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की। 11 मीटिंग हुई, 11 में से एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की जी। 7 मीटिंगों में ये विदेश में घूम रहे थे, बैंकॉक और उसके आसपास के इलाके में घूम रहे थे जी। किसी चीज की इनको जानकारी नहीं होती, जो भी इनको समझ में आता है वो बोल देते हैं। वेंटिलेटर्स के बारे में बोल रहे हैं, वेंटिलेटर्स इनको ये नहीं मालूम कि आज वेंटिलेटर्स भारत में बन रहे हैं जी, और इतनी बड़ी संख्या में बन रहे हैं कि आज वेंटिलेटर्स की कोई दिक्कत नहीं रही जी। चाइना से। तो क्या कांग्रेस के टाइम पे चाइना से के साथ व्यापार नहीं होता था? क्या कांग्रेस के टाइम पे चाइना के साथ सब कुछ नहीं होता था? आज फौज देश की बॉर्डर के ऊपर लड़ रही है, तो ये फौज का मनोबल गिराने के लिए जो बयान दे रहे हैं, क्या वो चाइना के हक में नहीं दे रहे? क्या हमको चाइना के हक में खड़े होना चाहिए? लेकिन अगर अरविंद जी, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, पहले अपने बारे में तो देखें कि वो क्या कर रहे हैं। अरविंद जी, पार्टी के वो अध्यक्ष रह चुके, उनको जिम्मेदारी के साथ बात कहनी चाहिए। कोरोना में क्या किया कांग्रेस ने? मैं पंजाब प्रदेश से हूँ, पंजाब में कोरोना में क्या किया पंजाब प्रदेश ने जी? यहाँ पे हम देख रहे हैं केंद्र सरकार ने राशन भेजा बांटने के लिए, 1% राशन भी नहीं बांटा इन्होंने। हमें भूखहड़ताल रखनी पड़ी अपने इसके लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, तब जाके 1 महीने बाद इन्होंने राशन बांटना शुरू किया। केंद्र सरकार से आया हुआ राशन तक नहीं बांट सके लोगों में। ये क्या बात करते हैं कि कोरोना के बारे में? कांग्रेस की मैं किन किन बातों के बारे में बात करूं? लेकिन पंजाब में तो कांग्रेस ये भी कहती है कि नशे के लिए पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री ने शराब के लिए इतनी याचनाएं की, और शराब जब सामने आई बात, तो ये पता चला कि लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ पे शराब फैक्ट्रियों में गैर कानूनी ढंग से, जबकि लॉकडाउन था, बन रही थी, ठेकों पे जा रही थी और वहां से 2 नंबर में गैर कानूनी ढंग से लोगों में वितरण हो रहा था। 6,000 करोड़ का घपला है, इसकी हमने सीबीआई की मांग की है। तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करती है, तथ्यों के आधार पे कोई बात नहीं करती। राहुल गांधी जी के सभी बयान सिरे से मैं खारिज करता हूं, वे बेबुनियादी हैं, बिना किसी आधार के।
लेकिन अरविंद जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस ने जो आपने वहां से राशन भिजवाया था, जो राहत राशि दी थी, उसको लेकर उन्होंने लेट वितरण किया, लेकिन पंजाब कांग्रेस तो ये भी कहती है ना कि केंद्र से हमें कोई मदद नहीं मिली। जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उस पर भी सवाल खड़े करती है। ये भी सरासर झूठ। मैं आपको बताता हूं जी, इन्होंने जब ये बार बार बयानबाजी करनी शुरू की, हमारी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का पहले दिन से ये स्टैंड था जी, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो ना पार्टी देखती है, या नाम देखती है, ना धर्म देखती है, ना जाति देखती है। वो जिसको भी चिपट गया वो उसके साथ कईयों को ले लेगा जी। इसलिए हम कोरोना की लड़ाई में देश के साथ, प्रदेश के साथ और लोगों के साथ, किसी भी पार्टी की सरकार हो उस सरकार के साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन जिस तरह से अरविंद जी, जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी ने, उसी का जवाब देने लगा हूं। जी, हमने कभी कांग्रेस के ऊपर पहले 2 महीने कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन जब इन्होंने बार बार ये लेकर बयान देना शुरू किया कि केंद्र मदद नहीं कर रहा, तो हमने सारी डिटेल्स, जो पहला लॉट आया था 1700 करोड़ रुपए का जी, जिसमें अलग अलग हेड्स में पैसा जो इनको दिया गया था। अरविंद जी, मैं आपका जवाब सुनूंगा। संदीप त्रिपाठी जो हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा त्रिपाठी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केयर्स फंड के तहत मिलने वाले वेंटिलेटर को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, सवाल खड़े किए हैं। भाजपा कहती है कि, भाजपा के नेता अरविंद मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी करते ही रहते हैं। क्या कहेंगे आप? कहना ही गलत होगा उसे। अगर पीएम केयर कहेंगे तो वो गलत होगा। इसलिए ये कहा गया था कि वह प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्राइवेट है, पहली बात। इसलिए और पीएम केयर बना हुआ था, तो पीएम केयर फंड की आवश्यकता क्यों पड़ी, और पीएम केयर्स का ऑडिट कौन करेगा, कैसे होगा, आज तक इन्होंने नहीं बताया। ना उस जो ट्रस्ट बना है उसमें इसका कोई उल्लेख है। और जो है ट्रस्ट में सिर्फ 4 लोग पहुंचते हैं, फिर मोदी जी और भी और गृह मंत्री जी और हमारी रक्षा मंत्री। तो आप सीतारमण जी, आप बताइए इसमें पारदर्शिता कहाँ से आएगी जब कोई विपक्ष का व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति उसमें उस ट्रस्ट में है ही नहीं है। इसमें पारदर्शिता कहाँ से आएगी? सवाल खड़े करने का मौका दे रहे हैं, सवाल खड़े ही होंगे। और अगर आप इतने ही पास साफ थे तो हम पीएम रिलीफ फंड में आपको फंड लेने में क्या दिक्कत है, जबकि इसमें 38 करोड़ रुपए ऑलरेडी पड़े हुए हैं। फिर भी छोड़कर पीएम केयर फंड एक नया ट्रस्ट बनाते हैं और उस ट्रस्ट के तहत आप जो है धनवाही करते हैं कि उसमें आप पीएम रिलीफ फंड पैसा नहीं दे सकते थे, और आज जो है पीएम केयर्स में कंपनी का, और जब आप के पीआर का 2% तो जाहिर सी बात है कंपनी ने इससे बेनिफिट लेने का प्रयास, आपसे इनडायरेक्ट में बेनिफिट लेगी और अब दे रहे हैं। तो वही चीज आप कर रहे हैं। आप जो है अपने के लिए, अपने पार्टी को चलाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आप। अच्छा त्रिपाठी साहब, माफी चाहूंगा, हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है। आपका, संदीप त्रिपाठी जी का और अरविंद मित्तल दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बड़ी खबर में मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। कल फिर बड़ी खबर में नई 2 बड़ी खबरों के साथ दिन भर की जो चर्चा में रहेंगी उनके साथ फिर मिलूंगा। फिर राजनेताओं से और सियासतदानों से बात करूंगा, उनके विचार जानूंगा, जो सवाल उस पर खड़े होंगे, क्योंकि जवाबदेही तो हर बड़ी खबर पर बनती है। धन्यवाद। Super Duper
इंटरेस्टिंग